हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आज हम आपको ट्वेल्थ क्लास के एक जो न्यू टॉपिक आया है ब्रेग्जिट, उसके बारे में बताएंगे। हमने इसका हिंदी वर्जन डाल दिया है, इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा, कुछ नोट्स वगैरह आपको बताएंगे। इसमें है ब्रेग्जिट क्या चीज़ है और ब्रेग्जिट का क्या अर्थ है। देखिएगा, सबसे पहले तो ब्रेग्जिट जो है टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, ब्रिटेन और एग्जिट। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है यूके यूके ब्रेग्जिट हुआ था। यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था, उसी को ही ब्रेग्जिट नाम दिया गया, मीन्स ऑफ द ब्रेग्जिट। देखिएगा, द यूके हैज़ डिसाइडेड टू लीव द यूरोपियन यूनियन। यूके ने ये डिसाइड किया कि यूरोपियन यूनियन को छोड़ना है। द एग्जिट प्रोसेस हैज़ कम टू बी नॉन एज ब्रेग्जिट। और इसी एग्जिट प्रोसेस को, जो भी एग्जिट प्रोसेस यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का जो भी प्रोसेस है, उसको क्या कहा गया? ब्रेग्जिट। उसको ब्रेग्जिट कहा गया। और ब्रेग्जिट के लिए देखिएगा कि फिर से हम आपको बता रहे हैं कि टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, ब्रिटेन एंड एग्जिट। अब इसका बैकग्राउंड क्या रहा? इसकी पृष्ठभूमि क्या रही? तो इन अप्रैल 1951 6 वेस्टर्न कंट्रीज़, इसका बैकग्राउंड सबसे पहले ये देखना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन कब बनी, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो 1951 में 6 कंट्री थी, जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज थी, फ्रांस है, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। इन्होंने एक साइन किया था, एक पेरिस संधि, यानी इसको पार्को पार्को ट्रीटी भी कहा जाता है। और पेरिस संधि जो है एक बनाई थी, जिसमें कि यूरोपियन कॉयल एंड स्टील कम्युनिटी, इसके लिए एक सिंगल मार्केट जो है वो बनाया गया था। सेकंड देखिएगा, इन 1957 दीज 6 कंट्रीज़, यही 6 कंट्रीज़ जो हैं, इन 6 कंट्रीज़ ने क्या बनाया था? रोम में एक संधि की थी। रोम में द ट्रीटीज ऑफ रोम एस्टैब्लिश द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसको एस्टैब्लिश किया था। थर्ड देखिएगा, द यूनाइटेड किंगडम जॉइन द यूरोपियन कम्युनिटी। अब यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन कम्युनिटी जो है उसको कब ज्वाइन किया था? 1973। सिर्फ यूरोपियन कम्युनिटी 1973। आफ्टर फेलिंग ट्विस, 2 बार उसने इस मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हर बार फ्रांस ने जो है अपनी वीटो लगा दी थी और इस तरीके से वो फेल हो गया था। और एट लास्ट 1973 में उसको इसकी मेंबरशिप मिल गई यूरोपियन कम्युनिटी की। अब देखिएगा नंबर 4, यहाँ यूरोपियन यूनियन नहीं आया है, यूरोपियन कम्युनिटी। इसके बाद देखिएगा, इन 1992 फरवरी, जब डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, इसके बाद में देखिएगा 1992 में फरवरी में ट्रीटी ऑफ maastricht वाज साइंड एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन। और इसके बाद में एक समझौता हुआ, maastricht समझौता हुआ, एक संधि हुई और उसमें यूरोपियन यूनियन को बनाया गया। इन 1993 जनवरी, और जनवरी की 1993 में द सिंगल मार्केट वाज क्रिएटेड। देखिए, पहले सिंगल मार्केट नहीं था, अब एक सिंगल मार्केट क्रिएट किया गया जनवरी ऑफ 2002, यूरो द न्यू करेंसी। और 2002 में एक यूरो, आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन की एक अपनी करेंसी है, अपना फ्लैग है या फिर अपना नेशनल एंथम है, और इस तरीके से एक करेंसी जो है अडॉप्ट की गई इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जो मेंबर कंट्रीज़ थी उनके लिए एक करेंसी अडॉप्ट की गई, यूरो, उसको नाम दिया गया यूरो। द न्यू करेंसी वाज इंट्रोड्यूस इन 12 EU मेंबर। अभी तक 12 EU मेंबर थे, यूरोपियन कंट्रीज़ के 12 मेंबर थे। यूरो एज कॉमन यूरोपियन करेंसी हैव बीन अपोज बाय द ब्रिटिश पीपल। लेकिन इस करेंसी को ब्रिटिश के पीपल्स ने, ब्रिटिश के लोगों ने अपोज किया, इसका विरोध किया। अब देखिएगा, यहीं पर कुछ चीज़ें जो है ये सब इसके अपोज में, यानी कि इसके विरोध में कुछ चीज़ें उभर कर आई, जिसमें कि रेफरेंडम ऑफ, जब इसका विरोध किया जाने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने एक जनमत संग्रह करवाया, रेफरेंडम करवाया ऑफ 2016। इससे पहले भी 2 हुए थे,
तो रेफरेंडम ऑफ 2016 में जनमत संग्रह करवाया और उस जनमत संग्रह में 23 जून 2016 इन ए रेफरेंडम, और इस जनमत संग्रह में 51.89 जो परसेंट जो लोग थे उन लोगों ने इसके फेवर में दिया वोट। इन्होंने, ब्रिटेन के जो ये लोग थे, इन लोगों ने इसके फेवर में मत दिया, यानी कि इसको छोड़ देना चाहिए, ब्रिटेन सेपरेशन फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, इसको छोड़ने के लिए। विद ऑल रीजन्स ऑफ इंग्लैंड के ऑल रीजन्स ऑफ इंग्लैंड के क्षेत्रों को, एंड वॉज और एक्सपेक्ट लंदन नहीं है, इसमें लंदन नहीं है, लंदन को छोड़कर इंग्लैंड के जितने भी वॉल्स है और जितने भी क्षेत्र थे उन सब ने इसके फेवर में वोट डाला, ब्रेक्जिट के फेवर में, यानी ब्रेक्जिट हो जाना चाहिए। स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड वोटेड अगेंस्ट, और नॉर्दर्न आयरलैंड और इसके अलावा स्कॉटलैंड ने इसके अगेंस्ट में वोट दिया। अब अगेंस्ट में, यानी कि इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रिटेन को ये नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखिएगा 19 जून 2017 टॉक्स रिलेटेड टू द एग्जिट स्टार्टेड, और इसके बाद में वार्तालाप शुरू हो गई। 2017 में इसको छोड़ने के लिए ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया, इसके आपस में डिस्कशन किया गया, और पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये डिस्कशन किया गया। द नेगोशिएशंस प्रोसेस was both politically challenges and deeply, और इसके अलावा जो है यूके में इसमें बहुत से राजनीतिक रूप से बहुत गहराई से इसके बारे में विचार किया गया, लीडिंग टू स्नैप इलेक्शन इन 2017 एंड 2019, और इसके बाद में अचानक से जो है इसके बारे में इलेक्शन हुए 2017 में और 2019 में इलेक्शन हुए। स्नैप इलेक्शन यानी कि अचानक से जो इलेक्शन किया जाता है किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, उसके सपोर्ट के बारे में या उसके अपोजिशन के बारे में, या फिर सरकार जो है जब गिर जाती है उसके बारे में। तो ये प्रोसेस जो है इंग्लैंड के लोगों का जो अपोज करने का तरीका जो है वो बदलता गया, लोग प्रदर्शन करने लगे। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस 2017 और 2016 का जो रेफरेंडम हुआ था उसके अकॉर्डिंग, आप जानते हैं कि उसमें जो है मेजॉरिटी से लोगों ने जो रेफरेंडम किया था उसमें मेजॉरिटी से आए थे, इसके अपोजिशन में 51.89%, और इस तरीके से डील ब्रेक्जिट। अब इससे बाहर निकलने की, अब डील कैसी थी, क्या डील करनी थी, किस तरीके से डील करनी थी, तो ये सेटलमेंट करना था कि डील हमें कैसे करनी है। अब जो ब्रेक्जिट में जो लोग रह रहे हैं, या फिर हाउ टू मैनेज द फॉरेन ट्रेड एंड हाउ टू सेटलमेंट द पीपल्स दोज वर लिविंग इन द अदर कंट्रीज़, तो ये इन लोगों का सेटलमेंट करना था, जो अदर कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनके लिए क्या होगा, जो व्यापार हो रहा है उनके लिए क्या होगा। तो ये सेटलमेंट के लिए देखिएगा, द यूके लेफ्ट द EU ऑन 31 जनवरी 2020, 31 जनवरी 2020 को इसने छोड़ दिया, आफ्टर ए विड्रॉल डील वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट में ये डील पास हो गई उसके बाद में जो है उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, बट कंटिन्यू टू द पार्टिसिपेट इन द मैनी EU इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस जो चल रहे थे, जो ट्रेड चल रहे थे, इंक्लूडिंग द सिंगल मार्केट एंड द कस्टम यूनियन, और जो कस्टम यूनियन यानी कि शुल्क जो था, जो कस्टम का शुल्क था, वो किस तरीके से कस्टम यूनियन, इनके बारे में, सबके बारे में ये सारी चीज़ें चलती रही ड्यूरिंग एन 11-month ट्रांजिशन पीरियड इन ऑर्डर टू एंश्योर functionless trade until all the details of the past ब्रेक्सिट रिलेशनशिप वर एग्रीड एंड द इम्प्लीमेंटेड। अब ये सारी डील कैसे चलती रही कि ये सारी डील 11 महीने का इनको जो है वो टाइम था कि हमें ये सब जो है सिंगल मार्केट से कैसे निकलना है, कस्टम यूनियन के साथ में हमारी रिलेशनशिप कैसे होगी, कस्टम जो है वो किस तरीके से हम पर लगाया जाएगा, और या फिर जो ट्रेड है
उसमें ट्रेड बैरियर्स लग जाएंगे या फिर रेवेन्यू देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है ये सब चलती रही 11 महीने तक। और टू एंश्योर फंक्शनलेस, इसलिए जो कि ट्रेड जो है, जो व्यापार है, वो फंक्शनलेस ना हो जाए, एक तरह से व्यापार जो है स्थिर ना हो जाए। वो और इसी तरीके से अंटिल ऑल द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, और इसके बाद में पोस्ट ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट के बाद में ये जो ट्रेड का रिलेशनशिप है या फिर जो पब्लिक का इधर उधर जो व्यापार के लिए अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे थे, उन लोगों के साथ में उन लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें जो है 11 महीने तक इसी तरीके से प्रोसेस में रहीं। अब देखिएगा ऐसे ही आपका आ जाता है trade deals negotiations continue within the day of the schedule and of the ट्रांजेक्शन पीरियड। ट्रांजेक्शन पीरियड कौन सा है? वो ट्रांजेक्शन पीरियड को एक तरह से संक्रमण काल कहते हैं, यानी जो बदलाव होता है वो बदलाव में शेड्यूल कैसे रहेगा, उस बदलाव में सारी व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये है। नेक्स्ट देखिएगा, द EU UK ट्रेड एंड द कॉपरेशन एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 30 दिसंबर 2020, और इस तरीके से एक एग्रीमेंट किया गया इन सारे क्वेश्चंस का, यानी ट्रेड कैसे किया जाएगा, हाउ टू लिविंग द पीपल इन अदर कंट्रीज़, उन लोगों के साथ में क्या होगा, क्या क्या सारा ट्रेड्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इन सारे क्वेश्चंस के लिए जो है एक सेटलमेंट किया गया, एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जो कि दिसंबर 2020 में साइन किया गया। इन दिस एग्रीमेंट इट वाज सेड दैट द ट्रेड डील्स नेगोशिएशंस कंटिन्यू विद इन डे ऑफ द शेड्यूल एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन पीरियड। और ये कहा गया कि ट्रांजेक्शन पीरियड, यानी ये जो संक्रमण काल चल रहा है, जो बदलाव की अवधि है, वो इसी तरीके से ये ट्रेड जो है इसी तरीके से सिस्टमेटिकली यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में चलता रहेगा। कौन से? सिर्फ ट्रांजेक्शन पीरियड तक। और इसके बाद में अब आ जाता है एक, हमने आपको पीछे बताया था यूरोपियन कस्टम यूनियन। यूरोपियन कस्टम यूनियन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। द ECU शॉर्ट फॉर्म है इसकी, इज ए ट्रेड अलायंस फ्रॉम बाय द मेंबर ऑफ द EU अलाउइंग दैम टू वर्क एज ए सिंगल यूनिट, यानी कि यूरोपियन कंट्री यानी मेंबर कंट्रीज जो भी थी उनको एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करना था, कोई एक दूसरे के साथ में कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी। और इसके अलावा जो लोग एक दूसरे देशों में व्यापार के लिए रह रहे थे उनके लिए कोई वीज़ा वगैरह नहीं था। तो देखिएगा ये सारी चीज़ें जो है, ये कस्टम का काम जो है, ये सारी यानी जो टैरिफ प्लान है, टैरिफ प्लान के अकॉर्डिंग चलना। अब टैरिफ प्लान क्या था कि टैरिफ तो लगना ही नहीं था, एक सिंपल सा अमाउंट दिया जाता था, टैरिफ नहीं था किसी भी देश में। मेंबर कंट्रीज़ में यूरोपियन मेंबर कंट्रीज़ जो था, यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़, उनका आपस में ट्रेड जो था वो फ्री था। अब देखिएगा, वाई ब्रिटेन रियली वोटेड टू लीव द EU। अब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का क्यों मन बनाया? एक तो यूरोपियन यूनियन के लिए मेंबरशिप के लिए ये कई सालों से ये लगातार कोशिश करते रहे कि हमें मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन फिर भी यूरोपियन कम्युनिटी की मेंबरशिप नहीं मिली। और इन्हीं सब के चलते हुए फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का बनाया। लोगों के बीच इतना असंतोष, इतना अपोज क्यों किया जाने लगा इसको? तो देखिएगा इसके कुछ कारण हैं। इसमें है चेंज द एटीट्यूड्स टुवर्ड द EU। उनका जो दृष्टिकोण था वो यूरोपियन यूनियन के प्रति बदल चुका था। क्यों? क्योंकि उनका शुरू में सपोर्टेड मेंबरशिप इफ़ दे फेल्ट दैट इज इट वाज डिलीवरिंग व्हाट दे वांटेड, यानी उन्होंने ये सोचा था कि जो उन्हें चाहिए वो इसमें मिल जाएगा। जैसे कि ए प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, यानी एक समृद्ध आर्थिक व्यवस्था होगी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्राइम एंड द टेररिज्म, और क्राइम से प्रोटेक्शन होगी, या फिर इसके अलावा जो है क्राइम से सुरक्षा होगी, और टेररिज्म आतंकवाद जो है वो नहीं होगा। कंट्रोल ओवर इमिग्रेशन एंड द इफेक्टिव पब्लिक सर्विस, यानी अप्रवास जो है, इमिग्रेशन जो लोगों का आना जाना है एक दूसरे देशों में, वो कंट्रोल होगा। एंड इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज, और पब्लिक सर्विस जो है वो एक तरह से सार्वजनिक सेवाएं जो है वो कुशल होंगी। मैनी ऑफ द लेफ्ट फेल्ट, और बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि जब से हमने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप ली है तब से लेफ्ट बिहाइंड, तब से हम पीछे की ओर चले गए, जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है बाय चेंज इन द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। और इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा
पीछे की ओर चले गए। तो लोगों की जो एटीट्यूड्स थे वो बदल गए थे यूरोपियन यूनियन से। नेक्स्ट सीखिएगा, इसी में सेकंड क्या है, द रिसेशन ऑफ 2008। 2008 में पूरे यूरोप में एक तरह से मंदी आई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, और इसमें जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई थी इफेक्टिव रिकवर फ्रॉम द वर्स्ट रिसेशन ऑफ 2008। यानी आर्थिक मंदी को पूरी तरीके से ख़त्म करने में वो जो है एक तरह से फेल हो गई थी वहाँ की ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो थी। और जो पब्लिक की ये उम्मीद थी कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं तो इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये सब नहीं हुआ। दैट्स वाई द होल बैकड्रॉप ऑफ द रेफरेंडम, और इसीलिए लोगों के इस असंतोष ने ही रेफरेंडम में यानी जो जनमत संग्रह हुआ था उसमें अपनी जो फीलिंग्स है वो इसमें दिखाई थी। अब देखिएगा थर्ड आ गया है कोलैप्स ऑफ द पावर इन द मिडिल ईस्ट। और जो मिडिल ईस्ट में जो भी दंगे चल रहे थे, मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा था, मिडिल ईस्ट का हम अब पढ़ चुके हैं अरब स्प्रिंग के बारे में। तो द सीरीज ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी एक तरह से दौर चल गया था, प्रोटेस्ट का दौर चल गया था, डेमोन्स्ट्रेशंस जो है, राइट्स, कूप्स एंड सिविल वार्स एंड बिगिन इन द 2010 अक्रॉस द मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका। मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में ये सब चल गया था, प्रोटेस्ट हो रही थी, कहीं ना कहीं टेररिज्म हो रहा था, आतंकवाद हो रहा था, राइट्स एक दूसरे के साथ में विद्रोह हो रहा था देशों में। इन देशों में जो कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी उनमें सिविल वॉर्स हो रहे थे, आपस में गृह युद्ध हो रहा था, और इन सब चीज़ों को एंड हैव बिकेम नॉन एज अरब स्प्रिंग। ये हम जानते हैं कि इन सब चीज़ों को, इन प्रोटेस्ट को, डेमोन्स्ट्रेशंस को, कूप्स को, सिविल वॉर्स को, इनको किस नाम से जाना जाता है, अरब स्प्रिंग। क्रिएटेड न्यू वेव्स ऑफ द इमिग्रेशन इनटू द यूरोप। और इस तरीके से एक नई लहर हो गई थी जिसमें कि अप्रवास बढ़ा था। कैसे लोग जो है यहाँ से, इन कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से और इसके अलावा अफ्रीका से ये माइग्रेट होकर यूरोप में बसने लगे थे। और यूरोप में बसने का उनका क्या कारण था, क्योंकि यूरोप में जो है यूरोप की कंट्रीज थी, और यूरोप में इन मेंबर कंट्रीज़ के लिए कोई वीज़ा नहीं था लोगों के लिए, तो इसलिए लोग जो है माइग्रेट होकर यहाँ पर बस रहे थे। तो यहाँ अप्रवास की समस्या हो गई थी। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 4, फ्री लेबर मूवमेंट। अब फ्री लेबर मूवमेंट कैसा है, कंजर्वेटिव पार्टी थी, इज विद द फ्री लेबर मूवमेंट बिकॉज द यूनियन इज द ओनली मार्केट ए पर्सन फ्रॉम एनी कंट्री कैन वर्क इन एनी कंट्री। अब देखिएगा कि लोग जो है, कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था उस वक्त, और वो लेबर की समर्थक थी, और इस तरीके से लोग जो है बिना वीज़ा के एक दूसरे मेंबर कंट्रीज़ में रह सकते थे, और अपना काम जो है, चाहे वो ट्रेड हो या कुछ भी हो, वो अपना काम कर सकते थे। इसलिए लोगों ने इसको अपोज किया। द ईस्टर्न, नेक्स्ट देखिएगा नंबर 5, द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ थी, जो गरीब देश थे, पुअर कंट्रीज़ थी, और उन लोगों ने भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, और अदर कंट्रीज से अगर कंपेयर किया जाए तो वो बैकवर्ड थे। इसलिए भी लोगों का अपोज जो है कि वहाँ से लोग आएंगे और यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा, इसलिए भी लोगों ने इसको अपोज किया। नंबर 6, मेंबर्स सेंट टू द EU बाय मेंबर कंट्रीज़। अब ये देखना था कि बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, दैट द गवर्नमेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि EU में जो मेंबर भेजे जाते थे, जो मेंबर कंट्रीज से जो मेंबर भेजे जाते थे, वो किसी भी लीडर से है, कोई भी लीडर जो है उस देश का वो भेज दिया करता था। जैसे द पीपल्स इलेक्शन, EU डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल्स इलेक्शन, लोगों का चुनाव से नहीं होते थे, इलेक्शन नहीं हुआ करता था। और इसी तरीके से ओनली द लीडर्स ऑफ द कंट्रीज़, और जो भी देश के लीडर थे वो किसी एक को भी सेलेक्ट कर दिया करते थे और उनको भेज दिया करते थे, सेंड समवन देयर विच इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। और ये सब जो था वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट था, प्रजातांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध था, इसलिए भी लोगों ने इसको अपोज किया। नंबर 7 देखिएगा, EU मेंबरशिप अमाउंट। EU का मेंबर बने रहने के लिए एक मेंबरशिप अमाउंट जो है हर कंट्री को
एवरी कंट्री को एवरी ईयर जो है पेड करना होता था. हाउएवर इवन आफ्टर द इंक्लूडिंग द मनी ऑल द मेंबर्स इन मनी इज ओनली 2.5% ऑफ द EU GDP. और ये EU GDP का कितना परसेंट था? टोटल सबका अमाउंट जो था वो 2.5% था. इसलिए भी लोगों ने जो है इसको अपोज किया कि इसकी ग्रोथ नहीं है. अब देखिएगा नंबर 8 देखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन. अब EU जो है यूरोपियन यूनियन में जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते गए वैसे वैसे इसके रूल्स जो हैं, इसके लॉज जो हैं, लॉज आर बिकमिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे. कैसे? एट प्रेजेंट अबाउट 7,000 रूल्स एंड रेगुलेशन हैव बीन मेड इट, यानी 7,000 के करीब रूल्स और रेगुलेशन जो है वो आ गए थे. इस तरीके से बहुत ज़्यादा टिपिकल होता जा रहा था यूरोपियन यूनियन. नंबर 9 देखिएगा, अपोज द यूरो. ये हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि ब्रिटेन के लोगों ने जो है इसको अपोज किया था. यूरो एज कॉमन यूरोपियन करेंसी हैव बीन अपोज बाय द ब्रिटेन. दैट्स वाई द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर जो कि उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने हु कैप्ट यूके आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट. और यही वजह थी कि ब्रिटेन को इन्होंने यूरोपियन मार्केट से यानी सिंगल मार्केट से अलग रखा. अब इसमें एक और आया था, एक आ जाता है आर्टिकल 50. आर्टिकल 50 क्या है ये देखना है कि आर्टिकल 50 क्या है. देखिएगा, आर्टिकल 50 ऑफ द ट्रीटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन. आर्टिकल 50 जो है वो प्रोसेस है. आर्टिकल 50 ऑफ द EU रेगुलेट्स द विड्रॉल प्रोसेस ऑफ एनी मेंबर, यानी विड्रॉल प्रोसेस जो है किसी भी मेंबर कंट्री को अगर इससे विड्रॉल होना है तो किस तरीके से विड्रॉल हुआ जाएगा, ये जो है इस आर्टिकल 50 में बताया गया है. यूरोपियन यूनियन के आर्टिकल 50 में ये बताया गया है कि किसी भी मेंबर कंट्री को अगर यूरोपियन यूनियन से अलग होना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा. अकॉर्डिंग टू दिस रूल एनी मेंबर स्टेट ऑफ द EU में डिसाइड टू विड्रॉल परसुएंट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. और इसके संविधान में आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन का अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके संविधान में ये सब कहा गया है. तो आर्टिकल 50 इससे अलग होने का, लीव द यूरोपियन यूनियन, वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ द लीव इन द यूरोपियन यूनियन, तो इससे अलग होने का एक प्रोसेस है. अब देखिएगा, इसके यूरोपियन यूनियन से बहुत से लोग इसके सपोर्ट में रहे. क्यों रहे? इससे क्या फ़ायदा था, क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते थे? तो नेगेटिव इफेक्ट में द बोर्ड सेंसस अमॉन्ग इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों का ये कहना था, उन्होंने अनुमान लगाया था, इज दैट इट इज़ लाइकली टू हार्म द यूकेज इकोनॉमी. यस, यूके की इकोनॉमी को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगी, क्योंकि अभी तो अदर कंट्रीज़ के लिए जो है एक दूसरे के ट्रेड फ्री जो बैरियर्स थे, टैरिफ फ्री प्लान्स थे, लेकिन एंड रिड्यूस और इन सब से इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं डाउन होगी. और इससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम द लॉन्ग टर्म जो रिड्यूस इट्स पर कैपिटा इनकम जो है वो रिड्यूस होगी, कम होगी. और सेकंड देखिएगा, इट इज़ लाइकली टू द प्रोड्यूस ए लार्ज डिक्लाइन इन इमिग्रेशन. और इसके अलावा जो है अप्रवासन में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि लोगों के लिए वीज़ा ज़रूरी हो जाएगा. तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं, माइग्रेट होकर आ रहे हैं, उन लोगों को अब यहाँ पर जो है उसमें कमी आएगी. और लोगों का ये जो आवाजाही और जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाएंगी. क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर ब्रिटिश हायर एजुकेशन एंड द एकेडमिक रिसर्च. और ब्रिटिश हायर एजुकेशन के लिए और इसके अलावा एकेडमिक रिसर्च जो शैक्षिक अनुसंधान है उनमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी. नंबर 4, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कैन मूव फ्रीली इन एनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप विदाउट ए वीज़ा. और अभी तक जो विदाउट वीज़ा के ब्रिटिश के लोग जो है आराम से इधर उधर यूरोपियन मेंबर कंट्रीज़ में जा सकते थे, तो वो सब नहीं होगा, अब उसके लिए वीज़ा लेना पड़ेगा. बट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम दिस द पीपल ऑफ द ब्रिटेन विल नीड ए वीज़ा टू ट्रैवल टू द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप की कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं आने जाने के लिए उन्हें वीज़ा लेना पड़ेगा. और इसी तरीके से ये वीज़ा लेने में और इसमें
कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है लॉस होगा गवर्नमेंट को, इकोनॉमिकली लॉस होगा, उसके लिए पैसा जाएगा। दिस विल मेक गुड्स एंड सर्विसेज़ कॉस्टियर एंड पीपल्स एक्सपेंसेस विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो महंगी होंगी, लेकिन लोगों का पीपल्स एक्सपेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, और लोगों के खर्च जो है वो बढ़ेंगे। खर्च कैसे बढ़ेंगे? दूसरे देशों से जो अभी तक फ्री था वो कहीं ना कहीं कस्टम ड्यूटी लगने के बाद में, टैरिफ प्लान के बाद में कहीं ना कहीं जो है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी कॉस्टली हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, और इस तरह से ये सारा जो है एक्सपेंसेस लोगों के बढ़ जाएंगे, वाइल जबकि इनकम इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी इफ़ेक्ट रहे कि कैसे जो है इनका क्या रहा, किस तरीके से ब्रिटेन जो है इससे अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, इसके क्या फ़ायदे हुए या फिर इफ़ेक्ट क्या था या प्रोसेस क्या था, आपने इसमें ये अभी देखा। अब कंक्लूजन लास्ट में, एट लास्ट हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं। ब्रेक्जिट रेफर टू द ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम द EU। ब्रेक्जिट का मतलब है कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना। ब्रेक्जिट टुक प्लेस ऑन, कब किया गया ब्रेक्जिट? 31 2020। फॉलोइंग द जून 2016 में एक रेफरेंडम किया गया, एक जनमत संग्रह किया गया, उसके आधार पर जो है ब्रेक्जिट का निर्णय लिया गया, ब्रेक्जिट का डिसीजन जो है वो लिया गया। द लीव साइड रिसीव्ड 51, लीव साइड कितने थे, यानी छोड़ने के पक्ष में कितने थे वोट? 51.989, और इसके अलावा जो है ऐसे ही वोट वाइल द रिमेनिंग साइड, और दूसरी साइड में कितने थे? 48.1%। देयर वाज ए ट्रांजिशन पीरियड फॉलोइंग ब्रेक्सिट एक्सपायर्ड ऑन December 31st 2020। दिसंबर 2020 में जो है इसको छोड़ दिया गया, और ये ट्रांजैक्शन पीरियड यहाँ तक रहा हमारा, और इसके बाद इसको ब्रेक्जिट, इसको यूरोपियन यूनियन को ब्रिटेन द्वारा छोड़ दिया गया। एक और आ जाता है कि आपका आर्टिकल 50 में ये भी बताया गया है कि आप जो भी लीव होती है, लीव आउट होता है जो भी यूरोपियन यूनियन से, उसके लिए ट्रांजैक्शन पीरियड जो है 2 साल, यानी 2 ईयर्स में अपने फुलफिलमेंट करने होते हैं। हाउ टू सेटलमेंट द ट्रेड्स, हाउ टू सेटलमेंट्स द पीपल, हाउ टू मेंटेन द ट्रेड्स, ये सारी चीज़ें जो है ये 2 साल के अंदर अंदर करने होते हैं। हालांकि 11 साल के एक ट्रांजैक्शन पीरियड्स होता है। अब ट्रांजैक्शन पीरियड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो उम्मीद करते हैं, आई होप सो, कि आपको हेल्प मिली होगी। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।